Hello everyone, welcome to practice session numbered 11 for your UPSC CSAT 2025 preparation. इससे पहले हमने 10 practice sessions cover कर लिए हैं which consist of the most expected questions for your upcoming examination. मैंने पिछले वाले सेशन में आपको एक डिटेल्ड प्लान भी दिया है रिगार्डिंग द प्रैक्टिस सेशंस. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. What is the sum of all digits which appear in all the integers from 100 to 200? ये पिछले वाले में मैंने होमवर्क दिया था आपको. द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम 10 to 100 और इस वाले में हमने इसको 100 to 200 रख दिया. इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर तो आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कैसे करना है. बट हाँ, एक बारी ध्यान देते हैं कि हाउ डू वी स्टार्ट. द नंबर्स आर 100, उसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9. अगेन ये 110, 111, 12, 13, 14. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक मेथड के तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. देयरफॉर आई एम राइटिंग डाउन सो मेनी थिंग्स. आपको जब ये आइडिया लग जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, आप बहुत जल्दी इसे बना लोगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसलिए मैं इन चीज़ों को लिख के आपको बता रहा हूँ सो दैट आपने अगर इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर नहीं करा है, ओनली बाई लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल हैव एन आइडिया ऑन टू हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग विद दीज क्वेश्चंस. ठीक है, 128, 129 और इसी ऑर्डर में बढ़ते हुए एट बी डूइंग 190, 191, 192, 193 गोइंग अप टू 199 और एक 200 भी एक्स्ट्रा है. ओके, आपको इसमें कोई सीक्वेंस, कोई कनेक्टिविटी दिख रहा है कि आपको करना क्या? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है ना, सबको ऐड करना है आपको अल्टीमेटली. इसके लिए वन, ये वन, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये सारे आपस में ऐड हो जाने चाहिए अप टू 200 और आपको बताना है व्हाट इज द पॉसिबल सम. मुझे सीक्वेंस दिख रहा है दैट 1 इज अकरिंग एट द फर्स्ट पोजीशन हाउ मेनी टाइम्स. वो एक यहाँ से लेके 9 और एक 10, 10 टाइम्स. यहाँ पे भी वो 10 टाइम्स अकर कर रहा है, इस जगह पे भी 1 10 टाइम्स अकर कर रहा है. और ऐसे करते हुए ये कितनी बारी टोटल अकरेंस हो रही है 1 की. 1 एट द 100 स्पॉट और 100 प्लेस इज पोजिशनड 100 टाइम्स. आप अगर काउंट करोगे ये टोटल में 100 टाइम्स आ रहा है. तो अगर मैं 1 को 100 टाइम्स ऐड कर दूं, दिस समेशन इज इजी 100. अब मैं ज़रा फोकस कर रहा हूँ इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप देख रहे हो वी आर एक्चुअली एडिंग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गोइंग अप टू 9. यहाँ पे मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, n × n + 1/2. तो 9 × 10/2 विल गिव मी 45. मतलब अगर मैं सिर्फ इसके यूनिट डिजिट्स को ऐड करूं तो यहाँ पे जो सम आ रहा है दिस इज़ 45, 45, 45. और ये कितनी बार आ रहा है? दिस 45 वुड बी अकरिंग 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे भी 45 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और इन बीच में भी आएगा, लास्ट में भी आ रहा है. तो दिस इज़ 45 × 10, 450 इज़ द टोटल सम. ओके, अब देखो 200 बाकी है, इसको करेंगे अपने लोग. एक बारी 10th प्लेस वाले वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 आ रहा है, ऐड कर दो सारे ज़ीरोज़ को तो 0 ही आएगा. दिस इज़ रूल्ड आउट. अब मेरे पास बचता है 1 अकरिंग 10 टाइम्स, 2 अकरिंग 10 टाइम्स, 9 अकरिंग 10 टाइम्स. तो ये कुछ ऐसा होगा कि 10 अकरिंग 10 टाइम्स, 10 × 1 which is 10 plus 2 × 10 20, 3 × 10 30, 4 × 10 40. ऐसे करते हुए 9 × 10 90. अगर आप इसे ऐड करते हो तो ये भी 450 बनेगा. तो नेक्स्ट सम जो हमारे लिए है दैट इज़ ऑल्सो 450
एंड द लास्ट वन 200, 200 का सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 2 आएगा। तो 450 इज 900 प्लस 100 इज 1000, 1002। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट। आई होप आपको इन पे क्लैरिटी आ गई है। क्लैरिटी ये है कि देखो 100 से लेके 200 तक में ये जो 1 डिजिट है जो कि 100 पोजीशन पे आएगा, ये 100 टाइम्स आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो मूविंग अहेड। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 5 फॉर 99 टाइम्स। मतलब 5 को आप लिख रहे हो 999, मतलब इस तरीके से जब आप 5 को लिखना स्टार्ट करते हो तो आप एक्चुअली 99 टाइम्स 5 को लिख रहे हो। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 9? अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 99। आप इस n को अगर डिवाइड करते हो 9 से, व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आई शुड नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है टेक द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा बोला जाए क्या 279 9 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा 2 + 7 + 9, मुझे मिल गया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? मतलब इसका जो SOD है, सम ऑफ डिजिट्स, क्या सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है इसका 18, क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस। अगर ये डिविजिबल है देन n इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ रूल ऑफ 9। अच्छा, रूल ऑफ 3 क्या होगा? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, ये ध्यान में रखना है। ओके, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू ऐड ऑल 5 5 5 5 5 ऐसे करके ऐड करना? क्योंकि रूल तो क्या कहता है, आप सम ऑफ डिजिट्स लो। क्या आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स ले सकते हो? सोच के बताओ ज़रा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ना। बट हाँ, मुझे ये पता है ये जो 5 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ये एक्चुअली 99 टाइम्स प्रेजेंट है। मान लो ऐसा रहता कि इट इज़ ओनली प्रेजेंट लेट्स सपोज 4 टाइम्स, तो मैं इसे ऐसे लिखता 5 5 5 5 और मैं बोलता इनका सम ऑफ डिजिट्स होगा 5 + 5 + 5 + 5 विच इज़ 20। या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये क्योंकि 4 टाइम्स प्रेजेंट है तो 5 × 4 टाइम्स विच इज़ 20। जैसे मान लो ये था 6 टाइम्स, तो मैं 5 5 5 5 5 5 बोल सकता हूँ। 5 इज़ प्रेजेंट 6 टाइम्स, तो इनका जो समेशन आ रहा है वो 30 आएगा। अब चेक कर लो, 5 + 5 + 5 15, 5 + 5 + 5 15, टोटल 30। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, इट इज़ रिटन 5 इज एक्चुअली रिटन 99 टाइम्स, तो व्हाट शुड बी द सम? तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n विल बी इक्वल टू 5 × 99। ये इसका सम आ गया। अब मेरे पास अगर सम है, मुझे बस उसे 9 से डिवाइड करना है। तो चलो आप इसे अगर 9 से डिवाइड करते हो, क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो नीचे वाला 9 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 डिविजिबल है, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज 0। मुझे क्वोशंट तो चाहिए भी नहीं, रिमाइंडर इज 0। What is the remainder if n is divided by 9? It is 0. I hope this helps. आपको क्लैरिटी आ रही कि कैसे इसको ट्राई करना है। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन विथ चेंज वैल्यूज हैज़ बीन आस्क्ड इन द ईयर 2023। चलो मूविंग अहेड। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? अब जब यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक अजम्पशन होता है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड का मतलब ये है दीज वर्ड्स कुड बी मीनिंगफुल और इवन मीनिंगलेस। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ना, इनका कोई मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट्स और परमुटेशन। ये हमारा अजम्पशन होता है, इससे ध्यान रखना है। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड शेरू, और अगर ऐसा क्वेश्चन है इट मीन्स यू हैव टू टेक ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो जितने भी मैं वर्ड अभी बना रहा हूँ, all of them will be 5 lettered word.
सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो शेरू जो वर्ड है हमारा प्राइमरी वर्ड, इसमें व्हाट आर दी वॉवल्स? वॉवल्स एज यू नो AEIOU सारे वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो है E एंड U, इनको साथ में रखना है। यही तो कह रहा है ना, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई कंडीशन नहीं, और मैं पूछूं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड शेरू, पांचों अगर डिफरेंट है तो आप बोलोगे द आंसर इज 1 2 3 4 5। 5 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। 5 फैक्टोरियल ब्रेक डाउन होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 120 वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, आप जो भी वर्ड्स बनाओगे उनमें ये दोनों लेटर्स साथ में होने चाहिए। तो क्या शेरू एक पॉसिबल अरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसे लिखो SHEUR, तो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। द पॉसिबल अरेंजमेंट्स कुड बी EUSHR, EURSH, RSHEU, या फिर SHEUR, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि UESHR, UERSH, RSHUE। ये सारे पॉसिबल केसेस हैं, समझना है आपको। ओके, अब इसका ट्रिक ये कहता है कि आपको जिसको साथ में रखना है आप उनको आइडेंटिफाई करो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, E और U को साथ में रखना है, आपने इनको साथ में रखा। नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है? SHR, आपने इस पर एक बॉक्स बना दिया है। रीज़न क्या है? ये एक बॉक्स के तरह मूव कर रहे हैं, ये एक एलिमेंट के तरह मूव कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। अब आप काउंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स आपस में अरेंज होते हैं 4 फैक्टोरियल वेज। फैक्टोरियल आपको ब्रेक डाउन करना आता है, बट यू हैव टू ब्रेक द बॉक्स एज वेल। मेक अ बॉक्स एंड ब्रेक द बॉक्स। ब्रेक द बॉक्स का मतलब ये है, अगर आप सिर्फ 4 फैक्टोरियल बोलोगे तो ये वाले सारे अरेंजमेंट्स अभी बन रहे हैं। आप देख रहे हो E पहले आ रहा है, U बाद में आ रहा है, E पहले आ रहा है, U बाद में आ रहा है, ये वाले सारे पॉसिबल हो रहे हैं। ये वाले एक भी अभी बन ही नहीं रहे इसमें से। तो आपको इनको बनाने के लिए ये समझना है, ये 2 वर्ड लेटर्स आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, बट ये बॉक्स के बाहर नहीं जाएंगे, मतलब इनके बीच में कोई और नहीं आएगा। तो ब्रेक द बॉक्स का मतलब ये होता है, आप अंदर में देखो कितने एलिमेंट्स हैं और वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। फाइनल आंसर इज 24 इंटू 2 which is 48 meaningful or meaningless words are possible for the given condition। ये परमुटेशन का ग्रुपिंग टुगेदर का क्वेश्चन है। आपको अगर इस पे और क्लैरिटी चाहिए तो आप चैनल पे जाके परमुटेशन के लेक्चर्स को देख डालो। ऑलराइट, मूविंग अहेड। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग डायरेक्शन सेंस। चलो आप इसे जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। आई होप अभी तक आपके 1-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करेक्ट हुए हैं, शायद 3 के 3 भी करेक्ट हुए होंगे। चलो, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, बेसिक से डायरेक्शन सेंस का वो बता देता हूँ। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इनके बीच में हमेशा 90 डिग्रीज है। अगर आप इनको बाइसेक्ट करोगे तो ये मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। चलो, स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, वॉक 30 मीटर्स वेस्ट। कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द हाउस। वॉक 30 मीटर्स वेस्ट, इस तरफ जा रहा है 30 मीटर्स। वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, दे टुगेदर वॉक 20 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन। ये रहा कुछ 20 मीटर्स। ओके, ए टर्न लेफ्ट। अब देखो इनका सर किस तरफ है, वेयर आर देयर हेड पोजिशंड, वेस्ट के तरफ इनका सर पोजिशंड है। लेफ्ट का मतलब ये है, प्लीज अंडरस्टैंड, लेफ्ट और राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री से मूव कर जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न इज 90 डिग्री का मूवमेंट। लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको ये समझना है। देन ए टर्न लेफ्ट,
अगर ये इस तरफ फेस कर रहा है, सर इस तरफ है, तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। तो ए ने अगर लेफ्ट टर्न लिया है और बी ने राइट टर्न लिया है एंड ट्रैवल 2 and 8, तो ए नीचे जा रहा है 2 और बी ऊपर जा रहा है 8। ओके, ये बी है और ये ए। अगेन बी टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 4 meters फॉलोड बाई 5 meter टू हिज राइट। बी ने क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न इस तरफ जाएगा 4 फॉलोड बाई 5 meter टू हिज राइट, 5 meter। यहाँ पे ये बी का ऑफिस है। ओके चलो, ए ने राइट टर्न लिया है। ए सर अभी साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है, राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे लिए अगर हम लोग इस तरफ फेस कर रहे हैं, राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, बट ए साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा। ओके, ट्रैवल 12 meters टू रीच हिज ऑफिस। 12 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 4, ये पॉइंट मैच कर जाएगा। उसके बाद वापस से 8 मोर, तो 4 and 8 टोटल 12, और ये है एज ऑफिस। ठीक है, दोनों ऑफिस के पोजीशन मुझे मिल गए हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस। दो ऑफिस को कनेक्ट करने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये आपके लिए सवाल है। तो पहले आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ये है इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट होगा, आप इसको भी एलोंगेट करो। अगर आप इस चीज़ को एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाएगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। मैं इस ट्रायंगल को ज़रा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये कैलकुलेट करना, दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस। मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है 8, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आई नो दिस इज़ 5, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 5, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 2, तो 8 और 2 10, तो अल्टीमेटली ये पूरा बन जाएगा 15 और ये है 8। चलिए इस ट्रायंगल को मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे बी ए, ये रहा 8, ये रहा 15, तो ये कैलकुलेट होगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम एज रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, विच इज रूट अंडर 64 प्लस 225। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया 289 रूट अंडर विच इज 17 का स्क्वायर। तो 17 इंटू 17 इज दिस। ऑप्शन बी 17 मीटर्स इज द करेक्ट फिट। 17 मीटर्स का गैप है इन दोनों ऑफिसेस के बीच में। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल बिटवीन द टू ऑफिसेस। ऑलराइट, मूविंग अहेड। The birthday of Vani falls on Wednesday, 5th February 2020. Find out in which upcoming year she will celebrate her birthday again on the same day. ये लॉजिकल रीजनिंग में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंसान है वानी, उसका बर्थडे है 5th February 2020 और ये गिवन है दिस इज़ अ वेंसडे। ऑलराइट, अच्छा आप मुझे बताओ व्हेन वुड वानी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट बर्थडे। नेक्स्ट बर्थडे होगा 5th February 2021। नेक्स्ट बर्थडे होगा 5th February 2022। एवरी ईयर ये होगा 5th February 2023, 5th February 2024। आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि एवरी ईयर ऑन 5th February, आज आपका बर्थडे है किसी भी एक डेट पे एक्सेप्ट 29 February। अगर जैसे 5th आप सबका बर्थडे 5th February, तो एवरी ईयर 5th February को आपका बर्थडे है ना। इट सेज व्हेन विल शी सेलिब्रेट हर बर्थडे अगेन ऑन द सेम डे, विच मीन्स आपको बस ये पता लगाना है कि आउट ऑफ दीज बर्थडे एंड द मोर फॉलोड, कौन सा बर्थडे इसका वेंसडे को फॉल कर रहा है और कौन सा अपकमिंग ईयर में ऐसा हो रहा है। दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट।
तो जनरली इस पे अपने लोग क्या करते हैं, वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर, एंड कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ सेम ईयर्स और ईयर्स हैविंग द सेम कैलेंडर, ईयर्स हैविंग द सेम कैलेंडर। मतलब पूरा साल अगर सेम नहीं भी है, आप बस मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली सेम कब हो रहा है। दैट इज़ वॉट वी नीड टू फिगर आउट। बस इतना ही हमें फॉलो करना है। ओके, अब इससे पहले कि वी स्टार्ट विद द शॉर्टकट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग, पहले कुछ चीज़ों पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअल कैलेंडर रखा हुआ है, आप देख सकते हो 2020 5th of February, 5th of February of 2020 is a Wednesday. 5th of February 2020 is a Wednesday, राइट? और यहाँ पे मैंने रखा है 2025 एंड 2048। आप मुझे बताओ, क्या 5th of February 2025 का भी वेंसडे है? यस। क्या 5th of February 2048 का भी वेंसडे है? यस। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए करेक्ट आंसर होगा 2025, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। उसका बर्थडे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में इस दिन पे हो रहा है, करेक्ट। 2048 में भी होगा क्या? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे भी जो 5th of February और वेंसडे को ही फॉल कर रहा है। बट क्या इसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर, कैलेंडर ऑफ 2020 एंड कैलेंडर ऑफ 2025, क्या ये दोनों कैलेंडर सेम है? तो आप बोलोगे नो, द कैलेंडर ऑफ 2020 इज नॉट इक्वल टू द कैलेंडर ऑफ 2025, बिकॉज 2020 में 29th of February है और यहाँ पे 29th of February नहीं है, जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहा है कि 1st of March in 2020 is falling on a Sunday and 1st of March of 2025 is falling on a Saturday. तो अगर आप देखो 28 फरवरी तक कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 28 तक बिल्कुल सेम है, बट इसके बाद कैलेंडर चेंज हो जा रहा है बिकॉज इनका नेचर ही चेंज हो जा रहा है। ये एक लीप ईयर है, ये एक नॉन लीप ईयर है। बट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अपकमिंग ईयर शी विल सेलिब्रेट हर नेक्स्ट बर्थडे ऑन द सेम डे, द आंसर इज 2025। कैसे फिगर आउट करना है वो अभी डिस्कस करूंगा, बट ये आप समझो कि क्या हो रहा है। ये सेम कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अगर आप सेम कैलेंडर ढूंढ रहे हो तो लीप ईयर के लिए फॉर्मूला होता है लीप ईयर प्लस 28। तो 2020 प्लस 28, हमें जो ईयर मिल रहा है दिस इज 2048, ये भी एक लीप ईयर है। तो इन दोनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी 29th है, यहाँ पे भी 29th है, और इनका कोई भी अपडेट कहीं से भी उठा लो, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपके लिए लर्निंग यहाँ पे क्या है? लर्निंग ये है कि बहुत बार कैलेंडर पार्ट्स में सेम हो सकते हैं, पार्ट्स में सेम हो सकते हैं, which means the calendars will be equal in parts sometimes, not the complete year. completely ये सेम नहीं होंगे, पार्ट्स में ये सेम हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 2020 और 2025, ये कब होगा? ओनली व्हेन दीज आर ऑफ टू डिफरेंट नेचर्स, वन इज अ लीप ईयर, अदर वन इज अ नॉन लीप ईयर। तो इन पार्ट्स दे मे बी इक्वल, मे बी फ्रॉम जनवरी टू फेब्रवरी सेम होगा, एंड फ्रॉम 1st of March इट वेरीज, और फ्रॉम जनवरी टू फेब्रवरी डिफरेंट होगा, 1st of March टिल द डिसम्बर इट इज़ एक्चुअली सेम। ये हो सकता है। सेम कैलेंडर का मतलब है एग्जैक्टली सेम, दैट मीन्स यू कैन ओनली चेंज द ईयर एंड एग्जैक्ट सेम कैलेंडर थ्रू आउट। दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर सेम नेचर। एक लीप ईयर है तो दूसरा भी लीप ईयर ही होना चाहिए, एक नॉन लीप ईयर है तो दूसरा भी नॉन लीप ईयर होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 2020 देखते ही प्लस 28 नहीं करा, बिकॉज क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अपकमिंग ईयर। पिक कौन सा 5th February वेंसडे होगा, दैट इज द क्वेश्चन। पूरा कैलेंडर हो नहीं हो
दैट डज नॉट अफेक्ट आवर सोल्यूशन। अब ज़रा समझते हैं हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। देखो 5 फरवरी 2020 एक वेंसडे है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके 5 फरवरी 2021 तक जाओ तो आप एक्चुअली में कितने डेज बाद जा रहे हो? दिस इज़ आफ्टर 366 डेज। आप कैलकुलेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। 366 डेज को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर आता है 2। अगर मैं 365 डेज को 7 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर आता है 1। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ और प्लस 2 ऑड डेज। प्लस 2 का मतलब ये है कि वेंसडे के बाद 2 एक्स्ट्रा दिन, तो वेंसडे प्लस 2 इज एक्चुअली फ्राइडे। तो 5 फरवरी 2021 इज़ अ फ्राइडे। नाउ जब आप 5 फरवरी 2021 से 2022 पे जा रहे हो, यू आर गोइंग आफ्टर 365 डेज और +1 का मतलब है दिस इज अ सैटरडे। नेक्स्ट 2022 से 2023 जा रहे हो एंड सेम डेट्स पे जा रहे हो, तो आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर और 365 डेज और +1 लिखो। मैं जानबूझ के सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप आइडियली यहाँ से ऐसे लिखते हो, ये नहीं लिखते हो, तो इट सेव सम टाइम। ये बन जाएगा संडे। जब आप 23 से 24 पे जा रहे हो बट आप 5 फरवरी पे रुक जा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 5 फरवरी टू 2023 और आप 5 फरवरी 2024 पे जाके रुक जा रहे हो, तो 2024 एज अ होल ईयर इज अ लीप ईयर। बट क्या आप उस पूरे साल को कंसिडर अभी कर रहे हो? आपका जो ट्रैक है उसमें आप सिर्फ 5 फरवरी से 5 फरवरी 2024 पे जा रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो आफ्टर 365 डेज एंड नॉट 366 डेज, बिकॉज वो जो 29 फेब है वो तो आप कवर ही नहीं कर रहे हो इस ट्रैक पे। तो +1 के बाद ये बन जाएगा मंडे। अब जब आप यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो तो आप देखो आप 5 फरवरी पे हो 2024 पे, विच इज़ अ लीप ईयर, और जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो 29 फरवरी को भी कैलकुलेट करोगे और फिर आगे बढ़ते हुए आप दिसंबर को जाओगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड फरवरी पे जाओगे। तो दिस इज़ आफ्टर 366 डेज और +2 का मतलब है दिस इज़ अ वेंसडे। तो आपको ये समझ में आ रहा है दैट 5 फरवरी 2025 इज ऑल्सो अ वेंसडे एंड दिस इज इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। हाँ, 2025 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर कभी पूरा सेम नहीं होगा, बट जिस डेट की अपने लोग बात कर रहे हैं वो डेट पे ये मैच कर रहा है। देयरफॉर एन अपकमिंग पूछा है तो 2025 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये पूछता कि सेम कैलेंडर का मतलब पूरा का पूरा सेम, तो आप बोलोगे 2020 प्लस 28 विच इज 2048, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी क्या है करेक्ट आंसर? 2025। आई होप दिस हेल्प्स। इंपॉर्टेंट था ये, इन चीज़ों को अच्छे से आप समझ लो। कैलेंडर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पे जाके इसके वीडियोस को देख लो, और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ईदर ज्वाइन द कोर्स और see those lectures from anywhere and understand those concepts related to it। तब आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारे सेशंस को अच्छे से टैकल करो। और जैसे PS सेशन 1 में डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में मतलब PS प्रैक्टिस सेशन 12th में उसको डिस्कस कर लूँगा वापस से। बट ध्यान दो, जो हमने डिस्कस कर रखा है दैट इज़ द करेक्ट सोल्यूशन। ऑल राइट, I hope this helps. Take care, everyone. Happy learning.